बाटला हाउस में। तो जैसे ही एंटर हुए वहाँ से गोलियाँ चली। तो इट वॉज एक्सचेंज ऑफ फायर कि भाई आपके बस की नहीं हमें पकड़ना। कि उन 4 फ़ोनों पे एक्चुअली एक सेकंड की कॉल थी जो बम्बई से हुई थी, और 1 सेकंड की कॉल तब होती है जब कोई आदमी कॉल करता है, दूसरा आदमी कट कर देता है। कि बम्बई पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है जिस चोर ने 4 कार सप्लाई की थी टेररिस्ट को। NHRC ने हमारी इंक्वायरी की। तो NHRC ने इंक्वायरी में पाया कि एनकाउंटर जेन्युइन है। एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का फ़ोन आया, तेजेंद्र खन्ना जी का, कि भाई तुम मेरे घर आना, कपिल सिब्बल साहब मिलना चाहते हैं। कपिल सिब्बल साहब उस समय मिनिस्टर थे सेंट्रल में। बट उसके दिमाग में फितूर था कि मुझे टेररिस्ट की ट्रेनिंग लेनी है। उसने पीछे से कहा सर नमस्ते। आई जस्ट लुक बैक, मैंने की नमस्ते। फिर उसने कहा सर आपने मुझे फंसा दिया। तो देन आई लुक बैक, मैंने कहा अच्छा ये तो राजन तिवारी है। अच्छा। अतीक को पकड़ा था दिल्ली पुलिस ने। तो हमारे स्पेशल सेल के ऑफिसर ने बताया था, जब उसने सेल का नाम सुना तो उसकी पतलून गीली हो गई थी। तो DC साहब नकल रुकवाने के लिए एग्जामिनेशन में चले गए। तो बच्चे नाराज हो गए। अच्छा। तो उन्होंने DC साहब को किडनैप कर लिया। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव और आज आवाज लीगल अड्डा के स्पेशल शो में आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ED के पूर्व प्रमुख कर्नल सर। सर 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं जिन्होंने 2015 से 2018 तक ED यानी परिवर्तन निदेशालय का भी नेतृत्व किया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपकी जर्नी UPSC एस्पायरेंट से लेकर IPS तक का सफर और उसके बाद आप ED के प्रमुख भी बने। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में। सर उस टाइम आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लीड कर रहे थे, तो इस पे फिल्म भी बन चुकी है, आपकी बुक भी इस पर पब्लिश हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। जब ये इंडियन मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो करीब 2005 से जिसने ऑपरेट करना शुरू किया था जी सर, और कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में इनके ब्लास्ट हो रहे थे जी, कुछ लोग पकड़े भी गए। जैसे उत्तर प्रदेश में हुजी के लोग पकड़े गए जी सर, जो बांग्लादेश से कनेक्टेड है, और गुजरात में सिमी के लोग पकड़े गए जी। लेकिन जो इंडियन मुजाहिदीन जिसको हम बोलते हैं असली, वो नहीं पकड़ी जा सकी थी। रीज़न बीइंग, अगर अब हुजी के हम देखें जो उत्तर प्रदेश में पकड़े थे, वो बेसिकली लॉजिस्टिक प्रोवाइडर थे जी। सिमिलरली सिमी के लोग भी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर थे। इंडियन मुजाहिदीन के लोग फिर भी खाली घूम रहे थे और वो थ्रेट कर रहे थे बाकायदा इंडियन एजेंसीज़ को कि भाई आपके बस की नहीं हमें पकड़ना। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपनी चिट्ठी में लिख रहे थे इग्नोरेंस ब्यूरो जी। इस तरह के मतलब कमेंट्स वो कर रहे थे। मतलब एक तरीके से वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्रोवोक कर रहे थे कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि आप हमें पकड़ ही नहीं सकते। जी। और गुजरात के बाद फिर दिल्ली में भी ब्लास्ट हुए जी। ना। इस समय हमारी टीम ने जनरली पता करती है जगह जगह जाके, बट दिल्ली में ब्लास्ट हुए तो दिल्ली में एविडेंस कलेक्ट करने शुरू किए। हमारी टीम ने काम करना शुरू किया। इसी दौरान जो है गुजरात से पहला हमें इनपुट आया कि जब गुजरात में ब्लास्ट हुए थे तो जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे उन्होंने 4 फ़ोन यूज़ किए थे, बट वो चारों फ़ोन जो हैं वो आपस में बात करते थे जी। किसी आदमी जिनको भी पकड़ा था वो उस फ़ोन से कोई टच में नहीं था। मतलब नीदर वो होजी के लोगों से या सिमी के लोगों से कभी बात नहीं करते किसी थे, से टच में नहीं वो थे, अलग ही टीम थी वो। जी। जी। और उसमें से एक फ़ोन जो है दिल्ली भी आया था जो बाटला हाउस के एरिया में रुका था जी। इस दौरान जो है इस इंफॉर्मेशन पर काम किया गया और एक फ़ोन हमने आइडेंटिफाई करा कि पॉसिबिलिटी उस फ़ोन की हो सकती है कि ये फ़ोन कनेक्टेड हो सकता है। हालांकि बड़ा इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि उन 4 फ़ोनों पे एक्चुअली एक सेकंड की कॉल थी जो बम्बई से हुई थी, और 1 सेकंड की कॉल तब होती है जब कोई आदमी कॉल करता है, दूसरा आदमी कट कर देता है। अच्छा, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को कितना टाइम लगाता है, मतलब इसको पकड़ने के लिए? हमें 13 तारीख को जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, 13 सितंबर 2008 को, उसके बाद हमने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी, प्रोसेस शुरू किया था। तो इसको हमने इस आदमी को ऑब्जर्वेशन पे लिया, इसकी बात सुनी, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था उस समय
कि जैसे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है। जी 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक इनपुट दिया कि मुंबई पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है, जिस चोर ने 4 कार सप्लाई की थी टेररिस्ट को। 2 कार इसमें अहमदाबाद में हॉस्पिटल में प्लांट की गई थी बम के साथ, और 2 सूरत में की गई थी। सूरत में कोई बम फटा नहीं था, सारे डिफ्यूज कर दिए गए थे। बेसिकली डिफ्यूज नहीं करे गए थे, वो फटे ही नहीं थे। रीज़न बीइंग उनका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड था उसमें कैपेसिटर मिसिंग था, उस वजह से वो ब्लास्ट नहीं हो पाए वहाँ पर। एंड दैट्स ए गुड, हमारे बहुत से लोग सेव हुए उसमें। बिल्कुल। उस चोर ने एक घर दिखाया अहमदाबाद में कि भाई इस घर में कुछ लोग बम बना रहे थे जी। और वो बम प्लांट करने के बाद राजधानी एक्सप्रेस से 26 जुलाई को, जिस दिन ब्लास्ट हुए थे गुजरात में, उस ट्रेन से दिल्ली गए थे जी। अब दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन पे इमीडिएटली हमारी टीम ने काम शुरू किया, और वहाँ से जितने लोग चढ़े थे उसमें अगर हम इन्वेस्टिगेट करते तो ये हो सकता था। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्या ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने दिल्ली से ही रिजर्वेशन कराया हो रिटर्न का। जी। तो उसमें 13 लोगों के हमें मिल गई कि 13 लोगों ने ही कराया था, उनके सबके एड्रेसेस फेक थे, जो लोग वहाँ से अहमदाबाद से चले थे। जी। इसके बाद ये देखा कि जो हम फ़ोन जिसको सस्पेक्ट कर रहे थे, इन्होंने रिजर्वेशन, जो रिटर्न रिजर्वेशन कराया था वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कराया था। तो क्या ये फ़ोन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उस समय मौजूद था जब रिजर्वेशन हुआ? तो कंफर्मेशन आ गई, यस ये फ़ोन मौजूद था। फिर इसकी जितनी भी इंटरसेप्शन है दोबारा सुनी गई। उसके अलावा इससे कनेक्टेड जितने फ़ोन थे उसको एनालाइज किया गया। तो ये देखा गया कि जैसे जयपुर में ब्लास्ट हुए जी 13 मई 2008 को, तो उस समय इनके फ़ोन बंद थे। जब गुजरात में ब्लास्ट हुए इनके फ़ोन बंद थे। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए इनके फ़ोन बंद थे। मतलब काम करने के बाद ये लोग फ़ोन बंद कर देते काम करते टाइम फ़ोन बंद होते थे जी। तो हमारा शक बढ़ गया। ये स्टिल एट दिस स्टेज शक ही था हमारा। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई टीम वहाँ भेजी जाए। तो मोहनचंद शर्मा की जो टीम वहाँ पर गई जी, उस टीम में उन्होंने 7 लोग जो थे वो अंदर जाने के लिए तैयार हुए। उनके पास स्मॉल वेपन्स थे, लार्ज वेपन्स इसलिए नहीं रखे गए कि इमीडिएटली आदमी स्पॉट हो जाएगा। बड़ा कंजेस्टेड एरिया है वो, और आदमी अगर स्पॉट हो जाएगा तो उनको भी पता लग जाएगा भाई पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही है लोगों को, एक्टिव है। तो हो सकता है टेररिस्ट भाग जाएं अगर वो उस समय वहाँ पे ना हो। तो इस पर्पज़ के लिए टीम ने स्मॉल वेपन रखे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट आपको पता है बाहर पहननी होती है, सबको पता लग जाएगा कि जी। तो वो टीम जब वहाँ गई तो इन्होंने नॉक किया। तो सिविल उसमें गई थी पुलिस? सिविल उसमें गए थे, नॉक किया तो मेन दरवाज़ा इनका बंद था। 2 दरवाजे थे एंट्री के जी। लेकिन लेफ़्ट वाला जो दरवाज़ा था, ये 4th फ्लोर पे थी बिल्डिंग जो है, तो उन्होंने वो खुला हुआ था। बाटला हाउस जी, बाटला हाउस में। तो जैसे ही एंटर हुए वहाँ से गोलियाँ चली। तो इट वाज एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन। तो पुलिस के पहुंचते ही मतलब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी? हाँ, वो रेडी थे क्योंकि नॉक किया ना पहले। अच्छा, नॉक किया ना पुलिस से, खोलिए दरवाज़ा। अच्छा, पुलिस ने बोला कि नॉक। जी। तो फिर फायरिंग हुई जिसमें मोहनचंद शर्मा को गोली लगी और 2 टेररिस्ट को भी गोली लगी जी। एक वहाँ पे मौके पे पकड़ा गया, 2 लोग वहाँ से भाग गए थे जो बाद में पकड़े गए, और दोनों का बाद में कन्विक्शन भी हो गया है लोअर कोर्ट से। तो ये एक्चुअली ऑन दैट डे बाद में मोहनचंद शर्मा जो है हॉस्पिटल, और एक हमारे एक हेड कांस्टेबल थे खड़क सिंह जी, वो भी एम्स में एडमिट हुए थे। मोहनचंद शर्मा होली फैमिली में एडमिट हुए थे, और उस एनकाउंटर की वजह से मोहनचंद शर्मा की डेथ हो गई थी। तो हमारे पुलिस वाले मतलब छोटे वेपन्स के साथ गए थे जी। उनके पास ऑटोमेटिक या एडवांस वेपन्स नहीं थे? नहीं, सी शॉर्ट वेपन्स थे जी। ऑटोमेटिक वेपन है शॉर्ट भी, लेकिन लार्ज वेपन नहीं थे, लाइक AK-47 इस तरह के वेपन नहीं थे उनको। और आतंकवादियों के पास किस तरह के? आतंकवादियों के पास भी शॉर्ट वेपन थे, बट एक AK-47 भी मिला था, बट वो यूज़ नहीं हुआ था। अच्छा, यूज़ नहीं किया था उन्होंने। ओके सर, आप तो पुलिस में थे, सो एनकाउंटर्स भी किए होंगे सर, बीइंग एन IPS, या आपने आपकी टीम्स ने बहुत सारे एनकाउंटर्स भी किए होंगे? हाँ, मेरी टीम ने एनकाउंटर्स की जरूरत कब पड़ती है? 75 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं मेरी टीम्स ने। ओके। उसमें 28 टेररिस्ट के हैं। एनकाउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। सी एनकाउंटर होते हैं। अच्छा। इस सेंस में कि जब पुलिस वालों पे कोई फायर करेगा, सपोज एक टेररिस्ट फायर कर रहा है, आप क्या करोगे?
व्हाट ऑप्शंस यू हैव गॉट। ऑब्वियसली। तो उसमें कोई हमारे जो टारगेट होते थे, जैसे मैं स्पेशल सेल में था, तो टारगेट टफ होते थे कि इस पर्टिकुलर लोगों को पकड़ना है जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। फॉर एग्जांपल श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना है, राजन तिवारी को पकड़ना है, तो दे वर ड्रेडेड क्रिमिनल्स जो समाज के लिए खतरा हो जाए। समाज के लिए खतरा भी है, वेपन्स भी यूज़ करते हैं, पुलिस पे इनके पहले फायरिंग के भी इंसिडेंट हैं कई लोगों के इनमें से। तो उस केस में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एनकाउंटर के। टेररिस्ट हैं वो तो सोचते हैं कि भाई चाहे मर जाएं बट हाथ ना आए। बिल्कुल सर। तो उस केस में जब वो फायर करते हैं तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा सर, एक पुलिस की लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड होती है, तो आप खुद भी और बाकी लोगों जो पुलिस में हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप खेल सकते हैं कोई भी चीज़, या कोई एक्टिविटी है, इंडोर भी हो सकती हैं, आउटडोर भी हो सकती हैं। अपनी फैमिली के साथ जो टाइम है ढंग से डिवोट करें। सपोज आपको 1 घंटा भी मिलता है तो 1 घंटा ढंग से डिवोट करें, तो दैट गिव यू एनफ ब्रीदिंग स्पेस। तो सर अभी रिटायरमेंट के बाद एडवोकेसी करते हैं, आप अपने आप को खुद भी बिजी रखे हुए हैं। पहले आप पुलिस में थे, खुद को काफ़ी टाइम तक बिजी रखा, अब एडवोकेसी में बिजी रखते हैं, तो और क्या प्लान्स करते हैं? नहीं, अभी मैं एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको ग्रामीण युवा केंद्र कहते हैं जी। इसमें करीब मेरे साथ 20-25 लोग हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि जो गरीब रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं बट टैलेंटेड हैं और सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं जी, उनके लिए मेंटरिंग करना, उनको कोई दिल्ली में रहने की जगह प्रोवाइड करना क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, और जहाँ वो कोचिंग लेना चाहते हैं वहाँ पर उनको कंसेशन दिलवाना। तो ये पिछले 4 साल से चल रहा है एंड बहुत अच्छा है। हर साल 20 से 30 बच्चे जो हैं हमारे वो सेलेक्ट हो रहे हैं सिविल सर्विसेज। अच्छा सर, हमने देखा है जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं उनका एक ही मोटिव होता है गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्वेंट बनना। ऐसा मतलब क्या वो इसी चीज़ का ड्रीम रखते हैं या उनके पास ऑप्शंस यही होते हैं? सिविल सर्विसेज अगर सेंटर में हो या स्टेट में हो, इसकी एक रेपुटेशन है। एंड अगर सपोज कर लो कोई आदमी, किसी गांव का आदमी एक सेलेक्ट हो जाता है बच्चा जो है, उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो उसका अपना स्टेटस उस एरिया में, सेकेंडली उसके देख देख के और बहुत सारे लोगों को ये होता है हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो रूरल एरिया में ये होता है भाई ये तो हमारे बस की नहीं है। उसका बड़ा फ़ायदा होता है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आदमी जिस परिवेश से आया है तो उसको पता होता है उस परिवेश की प्रॉब्लम क्या है। सर क्विक फायर राउंड। सर मूवीज़ आप मूवीज़ देखते हैं सर? मैं कभी कभी। कौन सी मूवी पसंद है सर आपको? इधर कोई भी नहीं देखी लेटेस्ट। अच्छा, एक्टर कोई एक्टर आपको पसंद है जिसको आप देखना चाहते हैं? अच्छा, इसकी मूवीज आई है तो मैं देखना पसंद करता हूँ। कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? वो पुराने थे, सुनील दत्त वगैरह। अभी नए तो सर स्पोर्ट्स, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? जी, फेवरेट स्पोर्ट्स में लगभग सभी गेम खेला हूँ। अच्छा। मैं एथलेटिक्स में था कॉलेज में, आई वाज बेस्ट एथलीट्स, बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ कॉलेज, एकेडमी में आल्सो। क्रिकेट खेलता था स्कूल तक, उसके बाद छोड़ दिया। हॉकी। तो फेवरेट क्रिकेटर अभी आज मैच देखते हैं आजकल आप? आजकल नहीं देखता, जब से ये मैच फिक्सिंग के केस हुए उसके बाद से बंद कर दिया। हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल, देन चेस। फेवरेट बुक जो आप युवाओं को रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई ये बुक पढ़नी चाहिए वंस इन अ लाइफ टाइम? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, दैट्स अ वेरी गुड बुक जी, वो पढ़ सकते हैं। देन पावर ऑफ नाउ, आई थिंक हिमालयन पब्लिकेशन की है बुक, इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें हैं ये। सर आपने एक बुक लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी पे जी। और ये यूपीएससी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस बुक के बारे में बताएंगे क्या है एक्चुअली में इस बुक में और कैसे ये हेल्पफुल है? इस बुक में बेसिकली जो स्ट्रक्चर है इंटरनल सिक्योरिटी का और इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली इसमें यूपीएससी की सिलेबस दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही आपके टॉपिक होते हैं। बट इसमें टॉपिक कई इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक इसमें अलग टॉपिक है जी। 20-22 मैंने टेक्नोलॉजी मेंशन की है जो आने वाली हैं और उसका इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड उनको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, इस तरह का है। फॉर एग्जांपल आफ्सा है, आर्म्ड फोर्सेस जो
पावर का एक्ट है, वाई ये है क्यों? जनरली लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट मैंने उसकी रीजनिंग दी है प्रॉपरली कि इसके बिना आर्मी एक्ट ही नहीं कर सकती। जैसे पुलिस को पावर होती है सीआरपीसी में किसी को अरेस्ट करने की, किसी अनलॉफुल असेंबली को हैंडल करने की, नीड पड़ने पर फोर्स यूज करने की, आर्मी के पास पावर नहीं है। तो उनको पावर देने की जरूरत है, चाहे वो सीआरपीसी से दें या नया एक्ट बना के दें, वो देनी पड़ेंगी पावर्स। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है। पंजाब प्रॉब्लम जो अभी हो रही है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, मणिपुर वाले को भी एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि जब मैंने किताब लिखी थी तभी ये शुरू हुई थी, बट मैंने उस समय इसमें इनकॉर्पोरेट किया, तो लेटेस्ट चीज़ें उनमें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। अच्छा सर, यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं जो, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं, जब भी वो पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करें। खाली याद करने की कोशिश या सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश न करें, विद लॉजिकल थॉट्स के साथ। हाँ, उसका बिल्कुल लॉजिकल थॉट देखें कि इसका मतलब क्या है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल, नए लॉज आए, 3 नए लॉज आए, क्रिमिनल लॉज जी, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसको करा क्यों गया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, उसका रैशनल क्या है। मेयरली रटने से कुछ नहीं है सिविल सर्विसेज में, वो आपका ओपिनियन पूछते हैं। तो जो जितनी समस्या है समाज की, जो ज्वलन समस्या, उनके बारे में आपका अपना एक रैशनल व्यू होना चाहिए। जनरली क्या है, लोगों के एक्सट्रीम व्यूज़ हो जाते हैं, या तो वो एंटी हो जाते हैं टोटली, या पूरे प्रो हो जाते हैं। नहीं, उनका रैशनल व्यू होना चाहिए, लॉजिकल व्यू होना चाहिए, किसी की तरफ टिल्ट नहीं होना चाहिए व्यूज़ जो है। अगर इस तरह से वो तैयारी करेंगे तो वो सक्सेसफुल होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। सर, आपने देश के लिए, देशवासियों के लिए और युवाओं के लिए भी अभी बहुत सारे सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। थैंक यू।